हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बताने जाऊंगी। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए है कि किस तरह से ये पूरा चैप्टर आपको कैसे समझ में आएगा। सारी चीजें इसमें बहुत सारे कई बार होता है कि आप क्लास में बैठते हो बट आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बन रही है स्पेशली, या कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लासरूम में नहीं डिस्कस की जाती हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप उन चीज़ों को पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर हमारे आस-पास कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक जो आयरन वगैरह है, उसमें जंग क्यों लग जाता है? या तो फिर मिल्क है, वो समर के टाइम में खट्टा क्यों हो जाता है? अब ग्रेप से वो आपका फर्मेंट होता है, या खाना किस तरह से बनता है, या खाना हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से पचता है, या वी रिस्पायर, या हम कैसे सांस लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो डेली लाइफ एक्टिविटी में हमारा यूज होता ही होता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हमको समझना है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पहले तो नहीं भूलो, क्योंकि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करी 10 की ओनली 10 स्टूडेंट्स के लिए, 10 क्लास स्टूडेंट के लिए। तो इसको आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सब्सक्राइब कर पाओगे, तो आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो मिलती जाएंगी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। क्या होता है जब ये सारी चीजें होती, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मिल्क आप एक रूम टेम्परेचर पर छोड़ रहे हो ड्यूरिंग समर्स टाइम में, तो क्या होता है, वो आपका खट्टा हो जाता है। आयरन तवा है या पैन है, नेल है, उसको आप एटमॉस्फेयर या एयर के अगर कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। या ग्रेप्स आपका फर्मेंट होता है, या खाना किस तरह से बनता है, खाना आपका जैसे जो आप खाना खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, या हम सांस ले रहे हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, हर एक किसी इनिशियल पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की अपना एक नेचर होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी यानी कि पहचान है। या उसमें क्या क्या चेंजेस है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आप मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म होती हैं, उनका सबका फिजिकल और केमिकल चेंजेस सबके बारे में आप पढ़ चुके हो। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, तो कभी अगर केमिकल चेंजेस होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ होगा या है। यू मे परहैप्स बाय वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, तो हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह से समझेंगे। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, किस तरह से हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इनके बारे में एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये वाली एक्टिविटी, इसको मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने। एक क्या करना है, हमें क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेनी है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर आपकी लंबी होनी चाहिए, एंड रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अब इसको आपको क्या करना है, सैंड पेपर से रब करना है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग, अब उसको एक टंग की सहायता से आप उसको पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप यूज करेंगे, या तो फिर बर्नर यूज करते हैं। और फिर जब आप इसको बर्न करते हैं तो इसका जो ऐश या राख जो भी इकट्ठी होती है, एक वॉच ग्लास में आप इसको ले सकते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, तो जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उस टाइम आपको ये प्रिकॉशन लेनी है कि आपको ये जो रिबन है अपनी आंखों से थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप इसको बर्न कर रहे हो, एक आप हीट दे रहे हो, तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन में क्या चीज रिएक्शन करती है। You must observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, उसमें जब आप बर्न करते हैं तो उसमें फ्लेम, व्हाइट फ्लेम निकलती है। चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, वो किस में चेंज हो जाती है, एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यही जो पाउडर आपको मिलता है या ऐश जो भी मिलता है वो आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर, तो ये किस क्यों होता है, क्योंकि आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में दोनों का रिएक्शन हुआ है, एयर की प्रेजेंस में। नाउ द एक्टिविटी 1.2, टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में हमको लेना है।
उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है, ये आप लैब में अपने कर सकते हैं। नाउ अब एक्टिविटी 1.3 में क्या करना है, आपको एक जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, कुछ एक कोनिकल फ्लास्क से टेस्ट ट्यूब में आप ले लो। फिर उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। भाई देखिए, जब आप ये वाली दोनों चीजें यूज करते हैं तो आपको बहुत प्रिकॉशन या बहुत सावधानी बरतनी रहती है, क्योंकि इनसे जलने का भी डर रहता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या होता है जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ? टच द कोनिकल फ्लास्क। जब आप कोनिकल फ्लास्क से टेस्ट ट्यूब को आप टच करते हैं तो क्या होता है? इज देयर एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, या इसकी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आते हैं? फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज, ये जो थ्री एक्टिविटीज बताती हैं उनसे वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तो जब ये तीनों एक्टिविटीज आप करते हो तो उन सब में देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है। उसके स्टेट चेंज आएगा, स्टेट में वो सॉलिड लिक्विड या जो भी है, उसके कलर में चेंजेस होंगे, या गैस फॉर्म में है तो वो देखा जाएगा, या उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आया होगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे आसपास भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वी कैन सी देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी वैरायटी जो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और उनके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इस चैप्टर में डिस्कस हम करेंगे। तो अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? फॉर क्लास 10th के लिए है। ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को, जिसमें आपके कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होता है वो आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है राइट हैंड साइड पर। तो अब इसको आप इस थ्योरी के थ्रू समझेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, तो जब आपका मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन बर्न होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस, तो अगर हम बात करें सेंटेंस के फॉर्म में, ये इस पूरी केमिकल रिएक्शन को अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो ये बड़ी लंबी चली जाती है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको पहले तो वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन फॉर्म में आपकी ये वाली इक्वेशन होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, और उससे जो रिएक्शन होके जो चीज बनती है वो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है राइट हैंड साइड पे। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि केमिकल चेंज रिएक्शंस में होते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे। एंड द न्यू सब्सटेंस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो बना उसे आप प्रोडक्ट बोलेंगे। वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। तो आप इस पूरी वर्ड इक्वेशन को या इन दोनों साइड को, आप दोनों साइड को कैसे अलग अलग करोगे? बीच में आपका एक एरो भी होता है। The reactant are written on the left hand side and with a plus sign। ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपका, इन दोनों को आप बीच में इसके क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। इसी तरह से जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका राइट हैंड साइड पे होता है, जिसमें कि आपका प्लस साइन उन दोनों के बीच में भी लगता है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो होता है वो आपका प्रोडक्ट की साइड में होता है, जो कि क्या शो करता है कि रिएक्शन हुई है और रिएक्शन बन के क्या चीज बनी हुई है। अब आप आ जाएंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लिखते कैसे हैं? इज देयर एनी अदर शॉर्टेड वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या एक अलग कोई भी तरीका जो आप केमिकल इक्वेशन को आप लिखते हैं? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formulas instead of word। किसी भी chemical equation को लिखना वहीं पर easy हो जाता है जब आप उसको word form में ना लिखकर उसकी chemical formulas लिखते हैं तब।
एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला आपका बना, ये आपका है मैग्नीशियम, ये आपका ऑक्सीजन, और इससे जो प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हुआ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of the atom of each element on the left hand side and right hand side of the arrow। तो इन दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड एलिमेंट्स को, उसको आपको काउंट करके ये देखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है कि नहीं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द बोथ सेम ऑन बोथ द साइड, यानी कि दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो, अगर हाँ तो फिर वो इक्वेशन आपकी बैलेंस है, अगर नहीं तो वो आपकी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि जो मास है वो दोनों साइड इक्वल नहीं है। सच ए केमिकल रिएक्शन इज a skeletal chemical reaction for a reaction। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन, उसे हम skeletal chemical इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 1.2 है में देखेंगे तो ये आपका skeletal chemical इक्वेशन कहलाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका दोनों साइड सेम है या बैलेंस नंबर ऑफ एटम सेम है तो वो आपका skeletal chemical इक्वेशन कहलाती है। आप किसी भी, मान लीजिए देखिए इसमें तो क्या है कि दोनों साइड आपका नंबर ऑफ एटम इक्वल था तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर आपके मान लीजिए इस साइड डिफरेंट है और इस साइड भी डिफरेंट है तो उसको आप बैलेंस किस तरह से करोगे वो इसमें डिस्कस किया गया इस वाले टॉपिक में। Recall the law of conservation of mass if that you studied in the class 9। आप क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से जो एलिमेंट के टोटल मास वो आपका प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शंस में होता है। हैज टू बी इक्वल, यानी कि जितना इस साइड होगा इतना ही आपका मास मास ऑफ एलिमेंट इस साइड भी उतना ही होना चाहिए और दूसरी साइड भी इतना ही होना चाहिए। इन द अदर वर्ड, अगर हम इसको दूसरे वर्ड में समझेंगे तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी कि पहले और बाद में दोनों साइड में दो नंबर ऑफ एटम तो हर एक एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। Hence we need a balanced skeletal chemical equation। तो इस केस में हमें किसकी जरूरत होती है कि हम उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। इज द केमिकल बैलेंस्ड, क्या हम 1.2 में ये सारी चीज बैलेंस है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन इट स्टेप बाय स्टेप। तो हम अब जो हम समझेंगे इस इक्वेशन को, उसमें आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे दोनों साइड में। The word equation for activity 1.3 में भी रिप्रेजेंट, यानी कि 1.3 के लिए वर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन वो आपकी है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपसे क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बनी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अबव वर्ड इक्वेशन, अब जो ये वर्ड इक्वेशन है इसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। नाउ let us examine the number of atoms of different elements on the both side of the arrow। अब हमको क्या डिस्कस करना है इसमें कि दो एलिमेंट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है सब में नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम इस केस में देखिए इसमें क्या है, आपको दोनों साइड आई थिंक बराबर है, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका दोनों जब केमिकल इक्वेशन जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन, दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का हो चाहे सल्फेट का हो चाहे जिंक का, सबका सेम है, ठीक है, इस साइड और इस साइड भी। Let us try to balance the following equation: Fe plus H2O
सो यहाँ पर आपकी एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है Fe+H2O। ये आपका बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस H2O। इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन दी है, बट दोनों साइड आपके नंबर ऑफ एटम वो इक्वल नहीं है। अब इसी को ही हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आप अभी स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे। स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। यानी कि हर एक फॉर्मूलाज के आगे आपको एक बॉक्स टाइप का बनाना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना है जब आप एक इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तब। अब स्टेप सेकंड में आप क्या करते हैं? लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमें क्या करना है, एक टेबल टाइप की बना लेनी है। हर एक आप एलिमेंट्स को आप अलग अलग लिख लीजिए, फिर उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड के, दोनों साइड के आप लिखेंगे। स्टेप थर्ड में अब क्या होता है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि जब आप किसी भी कंपाउंड के साथ ये चीज करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा आपको कौन सा कंपाउंड आप लेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। इट मे बी रिएक्टेंट ऑफ द और द प्रोडक्ट। ये या तो फिर रिएक्टेंट में भी हो सकता है या तो फिर वो प्रोडक्ट में भी होता है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें ना कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। और अगर आपको नहीं पता है तो भी बताओगे, बताओ, और आंसर अगर पता है तो वो भी आप मुझे टाइप करके बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। तो इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड में आप वो वाला एलिमेंट लेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज करके वी सेलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it। अभी आप अगर इस केस में देखोगे तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। There are 4 oxygen atom on the right hand side, only 1 on the left hand side। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपके ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम केवल 1 है, और राइट हैंड साइड देखोगे तो आपका ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितने हैं, वो 4 है। अब इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं, हम लिख देते हैं इस साइड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। यानी कि इनिशियल जो कितना है वो आपका 1 है इस साइड, और आपका प्रोडक्ट में कितना बना है 4। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, इधर 4 है इधर 1 है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो अब दोनों साइड की इक्वेशन सेम सेम हो गई। इस तरह से ऑक्सीजन का आपका बैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involving in the reaction। तो जब भी आप नंबर ऑफ एटम इक्वलाइज करते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड का फॉर्मूला या एलिमेंट का है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O। अब क्या करते हैं, जब आप बैलेंस करते हो ऑक्सीजन एटम को, तो उसमें आप वहां पर जैसे आपने यहाँ पे ऑक्सीजन साइड में आपके कितने आपके नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पर आपका 4, जो कि आपका कहाँ का है, लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक, तो इसी तरह से अब आप क्या करोगे कि बैलेंस करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे को। ठीक है, H2O 4H2O। और ये फॉर्म हमेशा ये वाली लिखी जाती, ना ये वाली लिखी जाएगी और ना ये वाली। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन, अब किस तरह से आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ भी आपने ऑक्सीजन के 4 कर दिए, डन। अब आप आ जाइए स्टेप 4 पर। Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो यहाँ पर आप देख लो, Fe है, यहाँ पर 3 है नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर तो केवल 1 है। तो अब इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन का। किसका लेंगे, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल साइड, अब यहाँ देखो कि इसके कितने बन गए, यहाँ पर 8 बन गए, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन का। ठीक, लेकिन यहाँ पर अभी कितने हैं, 2। तो अब इस तरह से आपने टेबल बना ली, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आपके कितने हैं, 2। तो आप यहाँ पे किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो जब आपने 4 से किया तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आई। ठीक, यहाँ पे अब आपका देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका,
और ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, ये Fe बचा है। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। तो अब हम लास्ट में हम Fe को ले लेते हैं। Fe का देखिए, इस साइड आपका 1 है, इस साइड 3 है, तो ऑब्वियसली आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड का आपका बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन निकल के आई। तो इस तरह से फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनी है वो आपकी ये वाली रही। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन की नंबर ऑफ एटम। अब देखो तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम और एक एलिमेंट के इक्वल है। ठीक, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें बताती चल रही हूँ मैं, इसको आप नोट्स के फॉर्म में आप नोट करेंगे ना जैसे कहीं पे, तो फिर वो आपके आगे चल के इस बोर्ड एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बड़े काम की चीज है आपके लिए। स्टेप 7 में राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के जो सिंबल्स है वो कैसे लिखे जाते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन। अबव बैलेंस इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखो, does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product। यानी कि रिएक्टेंट की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी है या प्रोडक्ट की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर कहीं भी शो नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हो, जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का आपका फिजिकल स्टेट आपको पता हो उसका। The gaseous, liquid and aqueous or solid state of reactants and product are represented by noting gas, liquid, aqueous and solid। यानी कि gaseous form के लिए आप G, liquid के लिए L, aqueous के लिए S, AQ और solid के लिए आप S यूज करते हैं। तो ये आपकी 1.9 यानी कि यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन है, ये आपका है सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये फिर से आपका जो रिएक्ट प्रोडक्ट बन गया है वो आपका सॉलिड फॉर्म है, ये आपका गैसेस फॉर्म में मिलता है। नाउ द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O, यानी कि H2O के लिए आपने यहाँ G यूज किया, जो ये बता रहा है कि इस फॉर्म में, इस रिएक्शन में जो वाटर है वो आपका स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाटर के लिए हमने क्या यूज किया है, गैसेस फॉर्म। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल रिएक्शन। ज्यादातर देखा गया कि फिजिकल स्टेट को आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप शामिल हम नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है उस इक्वेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस दैट मेक्स ए केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है, उसके लिए हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। और द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड बिलो द एरो इन द इक्वेशन, यानी कि आप ये जो टेम्परेचर, प्रेशर है, कैटलिस्ट देखते हैं, इसको आप ये एरो के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे आप यूज करते हैं, जो कि आप इन इक्वेशन में देख सकते हैं। इसमें आपका क्या बना है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2SO मिलकर यानी कि 340 एटमॉस्फेयर में वहां पर बना, ये गैस आपकी बनी, लिक्विड फॉर्म में बना, ये आपका क्या है, मेथेनॉल बना। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ये लिक्विड फॉर्म में आपका मिलके वाटर, ये आपका सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट पे ग्लूकोज बनाता है, जिससे आपका ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में आपको मिलता है और ये लास्ट में आपका वाटर बनता है। Using this step, can you balance 1.2 1.2 given in the next text earlier। ये जो 1.2 में आपको दिया हुआ है, क्या आप इसको वापस से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी अभी जो मैंने आपके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं ये सारे। आप अगर ये सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर इन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। We have learned in the class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of the another element। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जब चेंज हो रही है या केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट में वहां पर जाकर वो चेंज नहीं हो सकते।
नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, नहीं या तो फिर जो एटम्स है वो आपका मिक्सचर से डिसअपियर भी नहीं होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है या कुछ भी ब्रेक होता है तो उससे आपका एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो अब बॉन्ड्स के बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट 3 और 4 चैप्टर में, वो आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे जरूर। अब आप आ जाइए केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। आपने क्विक लाइम या फिर कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड लिया एक बीकर में, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, आपने धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाया। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में अगर आप देख रहे हो, फिर आपने जब पानी और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों को डाल मिला दिया, फिर आप उसको टच करेंगे, कोई आपको टेम्परेचर में कोई चेंजेस आया, calcium oxide react vigorously with water to produce एक lime, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें से हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो आपकी दी हुई है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपकी दो चीजें कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है जो आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सच ए रिएक्शन, तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के थ्रू, उसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13 में आप देखते हैं, अगर इस इक्वेशन को देखो तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या चीज बना रही है, स्लैक्ट लाइम बना रही है। और ये आपका किस यूज में आता है, आपके व्हाइट वॉश वॉल में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो आपका रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, जिससे कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बनती है वॉल्स पर, जो कि ये इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये आपको किसी भी व्हाइट वॉश अगर हो रहा है तो उसमें कम से कम इस लेयर बनने के लिए 2 या 2 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, 2 या 2 से 3 या इस तरह से लग सकते हैं, और उससे फिर आपका एक शाइनी टेक्सचर वॉल पर आपको मिलता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल, मार्बल के लिए भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मार्बल के लिए। Let us discuss some more example of combination reaction, burning of the coal। ठीक, एक तो ये रिएक्शन हो गई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, गैसेस फॉर्म में ये आपका बना, पानी बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये वाटर बना। इन सैम्पल लैंग्वेज, यानी कि इन सैम्पल लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं, वी कैन से व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स हो चाहे फिर वो कंपाउंड हो। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, ये मैं आपको डिस्कस करूंगी। आप जब पहले आप मुझे बताएंगे उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट्स, अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो फिर मैं बैठी मैं बताऊंगी आपको। कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट रिएक्शन विल बी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4, यानी कि इस एक्टिविटी में वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि हीट भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकलती है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्म, तो जब ये हीट रिलीज होती है तो मिक्सचर जो होता है वो हो जाता है गर्म। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही है तो वो आपकी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो साथ साथ आपकी डिस्कस हो भी रही है। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि आपकी हीट रिलीज हो रही है तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप एक बात और चीज है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप क्या जानते हैं कि रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव,
यानी कि हमें जीवित रहने के लिए भाई एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी आपको खाने से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम जो आपका खाना होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि आपका राइस, पोटैटोज या ब्रेड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है जिससे कि आपको ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। ये ग्लूकोज आपका हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइंड होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इस स्पेशल रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच वी विल स्टडी इन चैप्टर 6। ठीक है, तो इस चीज को हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। ये रिएक्शन ग्लूकोज है आपका, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। The decomposition of the vegetable matter into compost is also known as exothermic reaction, यानी कि vegetable matter से जितने भी उनका decomposition होना वो भी आपका exothermic reactions ही है। Identify the type of reaction taking place in the activity 1.1। 1.1 में वो है where the heat is given out along with the formation of a single product। वहां पर भी आपकी हीट निकलती है जहां पर आपका सिंगल एक प्रोडक्ट बनता है। Now your next topic is decomposition reaction। Decomposition reaction भी आप इस एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेते एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका आपको कलर भी देखना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। फिर आप ये जैसे ये पिक्चर बनी हुई लड़की क्या कर रही है, वहां पर इसने टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाली हुई है, फिर वो उसको बर्न कर रही है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब्स ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर स्प्लिट लैम्प, जैसे दिखते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, यानी कि आपको कलर देखना है, जब हीट कर रहा है तो उसके बाद क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि जो हीट करने के बाद या जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज हुआ है। You can also smell the characteristic odor of the burning sulfur। जो सल्फर या पैरासल्फेट सॉल्यूशन या जो भी है वो बर्न हो रहा है तो वो उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं, वो भी देखना है। In this reaction, you can observe a single reactant break down to give simpler product। यानी कि इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट है जिससे कि आपके सिंगल रिएक्टेंट है जिससे कि आपके बहुत सारे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। यही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए कॉम्बिनेशन में आपका क्या था, कॉम्बिनेशन में आपका था कि आपके 2 रिएक्टेंट है वो मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बनाते। इस केस में क्या है, आपका एक रिएक्टेंट है वो कई सारे आपके प्रोडक्ट बना रहा है। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरेट सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर व्हेन हीटेड। तो जब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप हीट करते हैं तो उसमें से पानी का लॉस हो जाता है या वाटर का लॉस होता है। द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और जो क्रिस्टल का कलर है वो भी चेंज होता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। अब ये किस में डिकम्पोज होता है? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड फॉर्म में, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखिए रिएक्शंस तो आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे क्या आता है कि आपका फिलअप के फॉर्म में होता है, आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी केमिस्ट्री में खासकर। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है आप उसको क्या बोलेंगे? लाइम या क्विक लाइम भी आप बोलते हैं। इट हैज मैनी यूजेस। वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो इसका यूज बहुत है। सबसे पहला तो क्या है, जो सीमेंट का मैन्युफैक्चर उसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका यूज होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। जब आप किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करते हैं तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ही कहलाता है। तो दूसरा आपका जो एक्टिविटी है जो थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो आपका ये रहा 1.6 में। ठीक, ये वाला।
इसी तरह से टेक ए, आप एक्टिविटीज 1.6 को समझेंगे आप। टेक ए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। इसको आप बॉइलिंग ट्यूब को आप इस तरह से हैंडल करते हैं कि टोंग्स आपके सारे आप उसको पकड़ेंगे एंड हीट इट ओवर फ्लेम। फ्लेम के ऊपर आप उसको हीट करेंगे। क्या ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें आप देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व, तो जब आप इसे हीट करते हैं तो उसमें से आपको ब्राउन फ्यूम्स की कुछ इमिशंस मिलती हैं। ये फ्यूम्स जो होते हैं वही आपके होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस, तो अब ये रिएक्शन कैसे आपको दिखाई देगी, ये वाला है। ये आपका है लेड नाइट्रेट। इसको जब आपने हीट किया तो उसमें से आपका लेड ऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका एक रिएक्टेंट को जब आप हीट करते हैं तो उससे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, वो है आपका ये रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट होता है। अब इस एक्टिविटी को समझते हैं। टेक ए प्लास्टिक मग, आपको एक प्लास्टिक मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट द बेस, बेस पर आप 2 होल कर लिए। फिट रबर स्टॉपर्स इन इच होल, अब इसके होल पर आप एक स्टॉपर लगा दीजिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर, इन रबर स्टॉपर्स पर आपको क्या लगाने हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। ठीक, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, अब इस इलेक्ट्रोड को आपको एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देना। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, तो आप ये इस तरह से आपको इसमें पानी मिलाना है कि ये जो रॉड्स होती हैं, ये आपका जो इलेक्ट्रोड्स है वो उसमें आपका डूब जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, अब हमें क्या करना है, उसमें आपको पानी या कुछ ड्रॉप आपको कुछ आपको इसमें बूंदे डालनी, किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की पानी में। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो आपके पानी से भरी हो और इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, फिर आपको उस पे किस पर डालना है, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर उसको डालना है। स्विच ऑन द करंट, अब आप उसमें करंट देते हैं। लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम, आप उस apparatus को, इस पूरे apparatus को आपको टच नहीं करना कुछ टाइम के लिए, बस उसको देखना है। You will observe the formation of bubbles at both sides the electrode, आपको कुछ बबल्स की फॉर्म दिखाई देगी दोनों साइड में। ठीक है, ये वाली चीज। हम्म, तो इन इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, तो जो गैस कलेक्शन हो रहा है दोनों की साइड क्या वो सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैस, जब आपकी टेस्ट ट्यूब में गैसेस पूरी अच्छे से भर जाती, रिमूव देम केयरफुली, तो उसको आप केयरफुली निकाल लीजिए बाहर। टेस्ट these gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, तो अब उसको गैसेस की फॉर्म कैसे चेक करोगे, अब वहां पर आप इस टेस्ट ट्यूब के नजदीक आप एक जलती हुई कैंडल लेके आ जाओ, फिर उसके सारे आप देख सकते हैं। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, तो यानी कि जब ये एक्टिविटी आप करो तो आपकी टीचर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे देखिए केमिस्ट्री में कि बिना किसी ऑब्जर्वेशन में आपको करनी भी नहीं चाहिए अकेले कभी भी, क्योंकि हार्म भी होता है, कभी कभी केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, कुछ भी होता है, तो केयरफुली इन चीजों को हमें करना पड़ता है। नाउ द एक्टिविटी 1.8, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है आपको एक चाइना डिश में। इसके कलर में क्या चेंजेस आएगा, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर द सम टाइम, क्या होता है जब आप इस चाइना डिश को कुछ टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है वो सारी चीजें आप देखोगे। यू विल सी व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, तो जब ये व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रे में चेंज हो जाता है। This is due to the decomposition of the silver chloride into silver and chlorine by the light, तो ये कब होता है, जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर और क्लोरीन में। सेम इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन सेम वे, ये भी रिएक्शन आपकी सेम हो गई। अब ये जो ऊपर रिएक्शंस हैं
जो भी रिएक्शन, ये आपका ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है भाई। जो जो पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ, जैसे कुछ एक चीजें हैं जो आपके ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। मैंने आपको अभी एक पीछे और भी पॉइंट बताया था कि आपका जैसे ये वाला है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। What form of energy is causing these decomposition reaction, यानी कि जब ये decomposition reaction होती है तो किस तरह की एनर्जी आपकी बनती है। We have seen the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity. हम देखते हैं जब भी आप decomposition reaction करते हैं तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो या तो आपकी हीट के फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट, जब आपका कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आपकी होती एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो आपका जिसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है वो आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चंस आपके हैं, ये आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, या आप डिस्कस तो हम कर सकते हैं लेकिन आप पहले आप इनको खुद भी सॉल्व करके देखिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो इसके चैप्टर्स है वो भी आप कंटिन्यू आप मेरे साथ देख पाओ। तब तक के लिए बाय।